तो हम यहाँ पे देखते हैं, आज अध्याय 2 में हमको पढ़ना है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाओं से मतलब है चार हमारी जो संक्रियाएं होती है, जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग। इन चारों संक्रियाओं को संख्याओं पर कैसे किया जाता है ये हमको पढ़ना है। सबसे पहले पूर्ण संख्याएं दी हुई है। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा उसका गुणनफल भी पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। जबकि यह आवश्यक नहीं है कि उसका अंतर भागफल भी सदैव पूर्ण संख्या हो, ठीक है। मतलब प्राकृत संख्याएं किसको बोलते हैं? तो वह संख्या जो हमको गिनने के काम आती है। जब हम प्रकृति में कहीं पे भी जाएंगे और गिनती शुरू करेंगे तब कहाँ से करते हैं? गिनती एक से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 ये जो गिनने की संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याएं है ना, प्राकृत संख्याएं। इस प्रकार से प्राकृत संख्याएं हुई। जब इन्हीं संख्याओं में हम एक के आगे शून्य को बढ़ा देते हैं, शून्य, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्याएं लेती हैं, तो ये सब संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं। तो इस प्रकार से प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में थोड़ा सा अंतर है कि प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती है, जहां से हम गिनती गिनना शुरू करते हैं, है ना। सामान्यतः हम अगर प्रकृति में किसी भी चीज को गिनना शुरू करेंगे तो एक से करेंगे, तो इसलिए यह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और उसी में अगर कि प्राकृत संख्या में शून्य बढ़ा दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हमारा यहाँ कहता है प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योग उसका तथा उसका गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। मतलब किसी भी दो संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृत संख्याओं को 1 + 1 भी करेंगे तो कितना मिलता है? 2 मिलता है, जो कि ये क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसलिए कहता है कि दो प्राकृत संख्याओं का योग भी पूर्ण संख्या होता है, जबकि आवश्यक नहीं है कि उनका अंतर तथा भाग भी सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त हो, है ना। मतलब उसको भाग करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या हो। जैसे कि 3 को भागित 2 से करेंगे, ठीक है, या 1 को भागित 2 से करेंगे तो दशमलव में आता है 0.5, ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये जो है दशमलव में आ जाता है जब भाग करते हैं तो दो प्राकृत संख्याओं को भाग देने पर दशमलव में भी आ सकता है। उसी प्रकार घटाने पर भी निश्चित नहीं होता कि वो क्या आएगा करके, तो उसका घटाना और भाग देना प्राकृत संख्या है ये निश्चित नहीं होता, ठीक है। आधारभूत संक्रियाएं कौन कौन सी है? पूर्ण संख्याएं निम्नलिखित चार नियमों को पूर्णतः संतुष्ट करती है। जो पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पूरा, है ना। इनके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं जोड़ गुणा क्रियाओं को संतुष्ट करती है, परंतु घटा और भाग संक्रियाओं के लिए यह नियम पर्याप्त नहीं है, ठीक है। ये जो होता है, जो नियम, मूलभूत नियम है, यह जोड़ना और गुणा पर काम आता है, और घटाना और भाग पर काम हम नहीं कह सकते कि वो करेगा कि नहीं करेगा करके, उसके लिए ये स्पष्ट नहीं है। सबसे पहला नियम होता है संवरक नियम। संवरक नियम का मतलब ये होता है कि जब हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ते हैं और संख्या तीसरी प्राप्त होती है, दो संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है, तो वह नियम संवरक नियम कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, 3 धन 4 को जोड़ने पर हमको क्या मिला? 7 मिला। उसी प्रकार से 16 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 16 और 7 होता है 23, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है? संवरक नियम कहलाता है। दूसरा दिया है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का होता है कि हम 4 में 3 को जोड़ें, या, है ना, यहाँ पे दिए, देखो दिया है 3 में 4 को जोड़ा गया, या 4 में 3 को जोड़े, 3 में 4 को जोड़े या 4 में 3 को जोड़े, मतलब दोनों का बराबर आएगा, ठीक है। मतलब 4 धन 3 करेंगे, 3 धन 4 करेंगे तब भी कितना आएगा? 7 आएगा, और 4 धन 3 करेंगे तब भी 7 आएगा, तो दोनों का मान कितना आएगा? 7 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो इसलिए ये जो संक्रियाओं के जो मूल नियम है, जोड़ना और गुणा करना, ये संवरक नियम का पालन करता है। तो जोड़ने संविलियन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है।
तो ये तो जोड़ने का क्रम इनमें नियम हो गया कि 3 को पहले जोड़ें या 4 को पहले जोड़ें, दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा, पलट के भी जोड़ेंगे तो। ठीक है, उसी प्रकार से गुणन में भी है, 5 गुणित 3 करें तो भी 15 आएगा, 3 गुणित 5 करें तो भी 15 आएगा। तो इस प्रकार से ये गुणा का भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो 4 गुणित 6 और 6 गुणित 4, मतलब 6 चौक 24 और 6 छक्का 24। ठीक है, इसका भी गुणा 24 आएगा और इनका भी गुणा 24 आएगा। तो ये नियम क्या कहलाता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें संवरक नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है। अब देखते हैं साहचर्य नियम क्या कहता है। साहचर्य नियम का मतलब ये होता है कि जब हम किसी संख्या को, एक उदाहरण यहाँ पे दिया है उसी को मैं बताता हूँ, कि जैसे कि 2 धन 3 धन 5 है, मतलब हम पहले 3 में 5 जोड़े तो कितना आया, 8 आया। फिर 2 को जोड़े तो कितना आया, 10 आया। पहले 3 में 5 को जोड़े, है ना, तो 8 आ गया। 8 में फिर 2 को जोड़े तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो इस प्रकार से हम पीछे साइड से जोड़ना चालू किए। इसी को अगर हम क्या करें, 2 में हम क्या करें, पहले 3 को जोड़े, ठीक है, और फिर इसके बाद 5 को जोड़े, मतलब 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। और फिर उसके बाद फिर 5 को जोड़े तो भी कितना आया, 10 ही आया। मतलब हम पहले की दो संख्याओं को पहले जोड़े, ठीक है, या बाद की दो संख्याओं को पहले जोड़े, दोनों में मान क्या आता है, बराबर ही आता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये सहचार्य नियम कहलाता है। ठीक है, तो गुणा जो, योग जो है वो सहचार्य नियम का पालन करता है। योग की संख्या मतलब जोड़ना। ठीक है, अब देखते हैं घटाना वाला, गुणा वाला। तो गुणा वाला भी सहचार्य नियम का पालन करेगा क्या, देखते हैं चेक करके। तो सहचार्य नियम के लिए छोटा से छोटा संख्या लेते हैं समझने के लिए, 2 गुणित 3 और फिर उसको गुणा किए 5 से। ठीक है, तो 5 दिया 15, पहले पीछे की दो संख्याओं गुणा किए और 15 दूनी। ठीक है, फिर ये क्या आ गया, गुणा 2, 5 दिया 15 पहले कर दिए, फिर गुणा क्या आया 2, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हुआ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले 3 को 2 से गुणा करते हैं, तो 2 गुणित 3। ठीक है, फिर गुणा करेंगे किसे, 5 से, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। और फिर 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे कितना आया, 30 आया। अरे वाह, ये देखो यहाँ पे भी 30 आया, यहाँ पे भी 30 आया। मतलब गुणा भी सहचार्य नियम का पालन करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्या है, जोड़ना और घटाना की बात आती है। तो जोड़ना घटाना सहचार्य नियम का पालन करेगा क्या, देखते हैं हम यहाँ पे करके। 5 ऋण 3 ऋण 2। ठीक है, हम उल्टा करके देखते हैं। उसी प्रकार से 5 ऋण 3 और फिर ऋण किससे करेंगे, 2 से करेंगे। देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता। तो पहले पीछे को घटाएंगे। ठीक है, तो 5 ऋण 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1। ठीक है, ये घटा दिए और यहाँ पर कितना आ गया, 5 ऋण 3, मतलब 5 में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ऋण कितना है, 2 है। अब इधर घटाओ, 5 ऋण 1 बचा, तो 5 ऋण 1 कितना हो जाता है, 4 हो जाएगा। और बराबर 2 ऋण 2 कितना हो गया, 0 हो गया। बराबर आया क्या, नहीं आया, है ना। तो इसलिए घटाना, ठीक है, सहचार्य नियम का पालन नहीं करता, ये पालन नहीं करता। कौन सा करता है, गुणा सहचार्य नियम का पालन किया और भाग सहचार्य नियम का पालन किया। ठीक है, जोड़ना और गुणा सहचार्य नियम का पालन करता है, घटाना सहचार्य नियम का पालन नहीं करता। उसी प्रकार से भाग भी सहचार्य नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, भाग के लिए भी हम उदाहरण देख सकते हैं। भाग के लिए आप कैसे उदाहरण देखोगे, तो भाग के लिए आप देखना, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। 8 भागित 4 भागित 2। ठीक है, पहले 4 को 2 से भाग देना, फिर उसके बाद 8 भागित 4 भागित 2, पहले 4 को 2 से भाग देना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 भागित 4 को 2 से भाग तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, 8 एकम, है ना, यहाँ पे 4 को 8 से भाग देना है, 8 को 4 से भाग देना है। 4 का पहाड़ा पढ़ो तो कितना बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 भागित 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे भाग दो, तो कितना बार दोगे, 8 का भागित 2 बार दोगे। तो 8 का जब 2 से भाग दो तो कितना आएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ के देखो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, कितने बार गया, 4 बार गया। और यहाँ पर देखो 2 एकम 2, तो आया क्या, बराबर नहीं आया। तो इसलिए ये भी सहचार्य नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे देखा कि जोड़ना और गुणा करना सहचार्य नियम का पालन करता है, लेकिन घटाना और भाग सहचार्य नियम का पालन नहीं करता। ये घटाना है और ये भाग है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम सहचारी नियम देखे। उसके बाद आता है बंटन नियम। बंटन नियम क्या बोलते हैं देखो, बंटन नियम का मतलब ये होता है कि कोई संख्या अगर कहीं अंदर में दो ठो है गुणा के रूप, जोड़ के रूप में, और बाहर अगर किसी संख्या से गुणा करना है, तो उसका मतलब उस संख्या के बाहर की संख्या का गुणा दोनों संख्या से होता है। मतलब उसका किससे, 3 से भी गुणा होगा और 5 से भी गुणा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, एक संख्या है जो बाहर है 2, जो गुणा के रूप में है, अंदर में दो संख्याएं क्या है, जोड़ के रूप में है। तो ये इसको जब गुणा करोगे तो किससे होगा, पहले 3 से भी गुणा होगा, 2 गुणित 3 भी होगा, और धन 2 गुणित 5 भी होगा। मतलब दोनों से गुणा करोगे तब वो बराबर आएगा। तो ये नियम क्या कहलाता है, बंटन नियम कहलाता है। बंटन नियम में देखो बराबर आता है कि नहीं आता। तो बंटन नियम को यहाँ पर एक बार चेक करके देख लेते हैं, बंटन नियम सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो, 2 गुणित 3 धन 5 बराबर 2 गुणित 3 धन 2 गुणित 5। ठीक है, ये बंटन नियम है। इसको हल करके देखते हैं। पहले हमको क्या करना है, कोष्टक के काम को पहले करते हैं, मतलब पहले जोड़ना है। तो 2 गुणित 5 और 3 कितना हो गया, 8। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ कोष्टक में पहले गुणा है तो पहले गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, धन 5 दूनी 10। तो ये कितना हो गया, अब यहाँ पे आ जाओ, 8 का गुणा 2 बार, 8 दूनी 16 बराबर, ये कितना दिया है, 10 और 6 16। देखो, हम पहले 5 और 3 को जोड़े, फिर 2 से गुणा किए, है ना, तब कितना आया, 16 आया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किए, 2 से पहले 3 को गुणा किए, फिर 2 से 5 को गुणा किए, पहले गुणा किए उसके बाद जोड़े, तब भी कितना आया, 16 आया। मतलब ये जो नियम है बंटन नियम है। क्या नियम है, बंटन नियम है। मतलब योग और गुणा मिलके बंटन नियम का पालन करता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ पर बंटन नियम का अगला दिया हुआ है कि दो संख्याओं को जोड़ के तीसरे संख्या से जब गुणा करते हैं तब बात बोला। इसमें दो संख्या को पहले जोड़ा फिर गुणा किया, है ना। तो यहाँ पे दो संख्या जोड़ के गुणा किए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, 11। ये 11 है ना, एक नहीं है, 11 है। देखो 11 है ना, वो दब गया इसलिए दिख रहा है वैसा। यहाँ पे 11 धन 2 दिया हुआ है, गुणित 7 दिया हुआ है। तो 11 धन 2 गुणित 7 को पहले 11 से गुणा करें, है ना। पहले 7 को 11 से गुणा करें और फिर 7 को 2 से गुणा करें। तो एक साथ जोड़ के गुणा करें या फिर अलग अलग गुणा करके जोड़ें, उसका मान भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 11 और गुणित 11 धन 13। ठीक है, 11 2 13, 13 सत्ते कितना आएगा उसको देखना। और उसके बाद यहाँ पे 11 गुणित 7 करना, फिर उसके बाद 2 गुणित 7 करना और दोनों के जोड़ देना। दोनों का मान क्या आएगा, बराबर ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो बंटन नियम है वो क्या होता है करके हमको पता चला। ठीक है, बंटन नियम का एक उदाहरण हमने करके देखा, दूसरा उदाहरण को आप लोग करके देखोगे। ठीक है, इसको मैं फोटो खींच के भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है ना। तो बेटा देखो, छोटे छोटे नियम हैं जिससे हमको गणित को समझना पड़ता है। ठीक है, यही सब नियम हमको स्कूल में पढ़ना चाहिए, हम नहीं पढ़ पाते, जिसके कारण हमारा जो प्रतियोगी परीक्षा है वो अटकता है ना। अधिकतर बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में अटक जाते हैं, उसका कारण यही होता है कि छोटे छोटे नियम। इकाई तत्व क्या होता है, अब देखो यहाँ पर, जोड़ की संक्रिया के लिए शून्य, है ना, जोड़ की संक्रिया के लिए शून्य तथा गुणा की संक्रिया के लिए एक को इकाई तत्व कहा जाता है। इकाई तत्व क्यों कहते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं। इकाई तत्व हम समझ तो गए कि जोड़ के लिए क्या है, शून्य है। ठीक है, और गुणा के लिए एक है। ठीक है, जोड़ के लिए शून्य और गुणा के लिए एक। लेकिन लेकिन इकाई तत्व होते क्या चीज हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, किसी संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, किसी संख्या में जब हम शून्य को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका मान बदलता है क्या, 5 में एक शून्य घटाओगे तो कितना आएगा, 5 में शून्य घटाओगे तो 5 ही आएगा। 11 में शून्य जोड़ोगे तो क्या आएगा, 11 ही आएगा। मतलब इकाई तत्व वह संख्या होती है जिसको उसमें जोड़ने पर या घटाने पर उसका मान अपरिवर्तित रहे, मतलब जस का तस रहे। ठीक है, 5 में हम शून्य घटाएंगे, किसी भी संख्या में शून्य घटाओ वो संख्या ही मिलेगी। 100 में शून्य घटाओगे 100 मिलेगा, 111 में शून्य घटाओगे तो 111 मिलेगा। जोड़ में वैसी है, अगर 15 में शून्य जोड़ोगे तो 15 ही मिलेगा, है ना। तो जोड़ और घटाने के लिए शून्य जो है इकाई तत्व है, तत्समक बोलते हैं इसको, इकाई तत्व को ही क्या बोलते हैं, और तत्समक बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी संख्या में जब किसी संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो उसका मान अपरिवर्तित होता है, तो उसका तत्समक कहलाता है। ठीक है, तो तत्समक हमारे क्या है, अंकों में शून्य है, जिसको जोड़ने या घटाने पर उसका मान परिवर्तन, किसी भी संख्या का मान परिवर्तन नहीं होता।
तो इस प्रकार से जोड़ और घटाने का तत्समक क्या हो गया, शून्य हो गया। गुणा का तत्समक क्या है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है ना। देखो किसी भी संख्या को जब हम शून्य से गुणा करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, गुण के लिए तत्समक संख्या क्या है, शून्य है, और गुणा के लिए संक्रिया के लिए कितना है, एक है। मतलब गुणा की संक्रिया के लिए तत्समक संख्या क्या होता है, एक होता है। मतलब किसी भी संख्या में आप एक का गुणा करोगे, जैसे कि मैं अगर कहीं 5 का 1 से गुणा करता हूँ, किसका, 5 गुणित 1 करता हूँ तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। 11 गुणित 1 करता हूँ तो भी कितना आएगा, 11 गुणित 1 करूंगा तो 11 ही आएगा, ठीक है। तो मैं एक ऐसी संख्या है, तत्समक संख्या है गुणा के सापेक्ष, जिसको मैं किसी भी संख्या से गुणा करूंगा तो उसका मान वही आएगा। उसी प्रकार भाग के सापेक्ष भी देखो, तो अगर कहीं मैं 5 को भाग देता हूँ किससे, 5 को भाग देता हूँ 1 से, या 121 को भाग देता हूँ 1 से, तो मान कितना आता है ना, 1 पंचे 5, तो सीधी बात है 5 ही आया। उसी प्रकार से अगर कहीं 1 से भाग दिया 121 से, तो 1 एकम 1, 2 एकम 2, और 1 एकम 1, आखिर 121 आया। तो यहाँ पे देखो एक जो है वो गुणा और भाग के सापेक्ष तत्समक है। तत्समक मतलब इकाई तत्व, ठीक है, जिससे उसका मान परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया हमारी संख्या एक, हम पहचाने किसके रूप में, गुणा और भाग का तत्समक है, और शून्य क्या है, जोड़ना और घटाना का तत्समक है, जिसमें किसी भी संख्या से जोड़ो या घटाओ इसका मान सेम वही संख्या आ जाती है वापस। और उसी प्रकार से गुणा के लिए एक है, मतलब किसी भी संख्या में आप एक का गुणा करो या भाग करो, वो संख्या वापस आ जाती है। तो इस प्रकार से ये गुणा का तत्समक है एक, गुणा और भाग का, और शून्य जो है जोड़ने और घटाने का तत्समक है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे जो दिया हुआ है उसको देखो, किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर घटाने पर भी उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहती है, यही बात यहाँ तत्समक में कहा गया है। अगला बिंदु दिया है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। हाँ देखो यहाँ पे किसी भी संख्या को अगर आप शून्य से गुणा कर दोगे तो उसका मान क्या आएगा, उसका मान तो 0 हो जाएगा, है ना भाई देखो जैसे कि 4 गुणित शून्य दिया है, तो 4 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ोगे तो शून्य का पहाड़ा क्या होता है, शून्य एकम शून्य, शून्य दूनी शून्य, शून्य तिया शून्य, शून्य चौक शून्य, शून्य पंचे शून्य, शून्य ही शून्य आता है, कितना भी पहाड़ा पढ़ो शून्य का, उसमें कोई भी संख्या नहीं आती। तो गुणा मतलब क्या होता है, पहाड़ा पढ़ना होता है। तो शून्य का पहाड़ा 4 बार पढ़ो तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 12 शून्य का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे, 12 बार पढ़ोगे, तो भी मान कितना आएगा, शून्य ही आएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को जब शून्य से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया है, किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल शून्य होता है, जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने पर, है ना, संक्रिया अर्थहीन होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर, किसी संख्या को मतलब जैसे कि 5 को भाग दिए हैं किससे, शून्य से, शून्य को किससे भाग दिए 5 से, तो मान कितना आ गया, शून्य आ गया, ठीक है। भाई आप शून्य का पहाड़ा तो पढ़ ही नहीं सकते, तो 5 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ोगे तो शून्य ही आएगा, तो भागफल कितना आया, शून्य ही आया। उसी प्रकार से जब 8 को शून्य से भाग देते हैं तो शून्य का पहाड़ा होता ही नहीं है, तो भाग देंगे तो इसका कोई अर्थ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो इसीलिए इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और यहाँ पर जब शून्य को किसी संख्या से भाग देते हैं तो मान शून्य आता है, और किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाता है तो उसका क्या होता है, अर्थ निकलता, मतलब कोई मान नहीं निकलता। वहां पर आगे क्या दिया है, शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम एक होता है ना। क्या होता है, क्या बोल रहा है, शून्य के अतिरिक्त, जैसे कि शून्य के अतिरिक्त ये संख्या दी है 25, 25 का घात कितना दिया है, शून्य दिया है, 25 का जो घात आप जब शून्य करोगे तो उसका मान कितना आता है, एक आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 का घात भी शून्य दिया है, मतलब किसी भी संख्या का घात, घात मतलब उसके पीछे साइड मुंडी में बैठ जाना, ठीक है, पीछे साइड मुंडी में बैठ जाना उसका घात कहलाता है। जैसे कि अगर 2 गुणित 2 का घात 2 है, इसका मतलब क्या है, 2 गुणित 2 है, ठीक है, 2 का घात 2 मतलब 2 गुणित 2 तो कितना है, इसका मान 2 दूनी 4 आया। उसी प्रकार से 2 का घात 3 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2, घात का मतलब उस संख्या का उतने बार गुणा करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 गुणित 2 हो जाएगा, 2 का घात 3 मतलब, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से 2 का घात 3 करने से हमको कितना मिला, संख्या 8 मिला, ठीक है। लेकिन जब इसी का घात क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 2 का घात क्या हो गया, शून्य हो गया, मतलब 2 का कितने बार गुणा करना है, शून्य बार गुणा करना है। तो इस स्थिति में इसका मान क्या प्राप्त होता है, हमेशा एक प्राप्त होता है, ठीक है। एक कहाँ से आया, क्यों आया, ये आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है।
चलो अब आगे चलते हैं। एक के गुण एक ऐसी संख्या है जिसे किसी संख्या को गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। हम तो इसको तत्समक संख्या में पढ़े थे ना कि एक जो है वो तत्समक संख्या है, जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर वो सेम संख्या आ जाता है। जैसे कि 17 गुणित 1 किए तो 17 आ गया, 4 गुणित 1 किए तो 4 आ गया। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या का मान परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। दूसरा चीज देखो कि ऋण एक का गुणा जब घात जो है वो समधन पूर्णांक होता है तो क्या होता है, वो धन हो जाता है। ठीक है। ऋण एक का गुणा समधन घात जो है समधन पूर्णांक। घात मतलब अभी घात मतलब बताया था ना, यहाँ पे देखो घात मतलब क्या बताया था, ये वाला ऋण एक का गुणा घात कितना मैं मान के चलो समधन पूर्णांक है ना, तो कितना हो गया, 2 बार गुणा। तो ऋण एक गुणा ऋण एक। ठीक है। तो ऋण का गुणा कितने बार, 2 बार। जब ऋण का गुणा 2 बार करो कितना हो जाएगा, ऋण और ऋण धन हो जाता है। ठीक है। ऋण का गुणा 2 बार में क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और एक का एक कम एक। तो जब किसी एक का घात जो होता है समधन पूर्णांक होता है, 2 4 6 8, तो जो गुणा में आता है आखिर में उसका मान क्या होता है, धन एक होता है। उसी प्रकार से ऋण एक का घात अगर हम 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 बार गुणा हो जाएगा, ऋण एक गुणा ऋण एक गुणा ऋण एक। मतलब ऋण एक का गुणा कितने बार, 3 बार। तो ऋण और ऋण कितना हो गया, धन। ऋण और ऋण का गुणा धन। तो ये दो मिलके कितना क्या हुआ, धन हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर ये ऋण एक है, तो एक ऋण और एक धन मिलके क्या होता है, ऋण होता है। ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि ऋण और धन का गुणा क्या होता है, ऋण होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब ऋण एक का घात कितना हुआ, विषम हुआ, तो क्या आ गया, ऋण आ गया। तो जब ये इसके जगह हम 5 लेंगे, 7 लेंगे, 9 लेंगे, मतलब विषम संख्याएं लेंगे, तो उसका भी गुणनफल क्या आ जाएगा, ऋण में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको सीधा इसने सूत्र के रूप में लिखा है कि ऋण एक का जब घात जो होता है समधन पूर्णांक होता है, मतलब 2 4 6 8 10 12, तो क्या हो जाता है, वो धनिक हो जाता है। और विषम पूर्णांक होता है तो क्या हो जाता है, विषम पूर्णांक से मतलब 1 3 5 7 9 है ना, तो ये जब होता है तो क्या हो जाता है, ऋण एक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हम एक के गुण देख लिए। अब आते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम बच्चों बहुत मजेदार नियम है। विभाज्यता के नियम को ध्यान से पढ़ना, और ये बहुत ही शॉर्टकट नियम भी है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा इसमें, है ना। तो यहाँ पर मैं विभाज्यता का नियम शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जब किसी संख्या में एक संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो। जब किसी संख्या में एक संख्या से भाग देने पर, मतलब किसी एक संख्या से भाग देते हैं, किसी संख्या का उदाहरण लेते हैं। चलो हम क्या करते हैं, 9 को भाग देते हैं 3 से, है ना। एक उदाहरण ले लिए कि 9 को भाग दिए 3 से, तो 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आया। तो कितने बार गया, 3 बार गया, है ना। यहाँ पे देखो घटाने से क्या आया, शून्य आया। शेष फल आया क्या, नहीं आया। तो यही चीज बोल रहा है कि जब किसी संख्या को, है ना, किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं और शेषफल क्या आता है, शून्य आता है, तो इसे क्या बोलते हैं, विभाज्यता का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभाज्यता का नियम। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर कि जब किसी संख्या में एक संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, शून्य प्राप्त होता है, तब वह संख्या संख्या पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या क्या बोलते हैं, पूर्णतः भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। इस प्रकार पूर्णतः विभाज्य होने पर स्थिति को विभाज्यता कहते हैं, और जो पूर्णतः भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं, विभाज्यता बोलते हैं। ठीक है। अभी हमने देखा कि 9 को 3 से जब भाग दिए पूर्णतः भाग गया, शेषफल आया क्या, नहीं आया, शून्य आया, तो ये पूर्णतः विभाज्य है। अगर इसी को हम थोड़ा सा बदल दें कि 10 को 3 से भाग दें तो जाएगा क्या, देखते हैं। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 10 से कम हो लेकिन ज़्यादा मत हो, तो 3 तिया 9, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। अब घटाओ तो कितना आया, एक। एक जाएगा क्या, भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, शेषफल बचा। तो जहाँ पे शेषफल बचा वो विभाज्य संख्या नहीं है ना। यहाँ पे पूर्णतः विभाज्य हुआ का नहीं हुआ, ये क्या हो गया, अभाज्य हो गया। क्या हो गया, अभाज्य। और ये क्या हुआ, भाज्य हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से भाज्य अभाज्य में अंतर होता है। ठीक है। भाग तो यहाँ पर भी जा रहा है लेकिन शेषफल बच, मतलब पूर्णतः भाज्य नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर भाग गया और शेषफल नहीं बचा, तो ये पूर्णतः भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से पूर्णतः भाज्य संख्या, पूर्णतः विभाज्य संख्या होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखो हम क्या पढ़े, पूर्णतः विभाज्य संख्या के बारे में। और भागफल के नियम हम 5वीं में पढ़ा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। मतलब ये एक सूत्र है, देखते हैं मान ऐसा आता है कि नहीं आता।
हमको क्या बोला है, सूत्र मान रख के देखते हैं कि सूत्र सही है कि नहीं है। तो बोलता है भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, गुणित भागफल धन, ठीक है। ये ऐसा होता है बोल रहा है। चलो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये देखो यहाँ पे भागफल भी है, शेषफल भी है और भाजक भी है। तो यहाँ पे रखते हैं, भाज्य कितना है, 10 है, 10 रख दिए। भाजक कितना है, भाजक 3 है जो भाग दे रहा है, 3 लिख दिए। नहीं, हाँ ठीक है, 3 लिख दिए। उसके बाद भागफल, भागफल कितना आया, 3 आया, तो ये 3 लिख दिए यहाँ पे भागफल भी। और शेषफल कितना है, शेषफल 1 आया तो 1 लिख दिए। अब चलो देखते हैं हल करके। 3 तिया 9 और 1, 9 और 1 कितना हो गया, 10। ये देखो भाज्य जितना था इधर को हल करने पर उतना ही आया ना, मतलब ये सूत्र सही है। मतलब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो इस प्रकार से हमारा यह सूत्र सही है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर देखो, दो से विभाज्यता की जांच। देखो विभाज्यता की जांच में बहुत सारे नियम दिए हुए, इन नियमों को ध्यान से देखना पड़ेगा। कि सबसे क्या बोला है, दो से विभाज्य कोई भी संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य तब होती है जब संख्या 0, 2, 4, 6, 8 हो, है ना। जब इकाई में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो पूर्णतः किससे भाग जाता है, 2 से भाग जाता है। हम तो पहले ही जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसकी इकाई में क्या हो, कि इकाई में सम संख्या हो, 2 से भाग जाता है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हम तो पहले ही कर चुके हैं ना। मतलब कोई भी संख्या जिसकी इकाई में सम संख्या हो, जैसे उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ, 4, 6, 8, 2, 4, ये देखो, यह 1, 3, 5, 7, 2, तो आखिरी में 2 है, मतलब ये क्या जाएगा, 2 से भाग जाएगा, है ना। सम संख्या, यहाँ पे भी सम संख्या, यहाँ पे भी सम संख्या। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंत में क्या हो, सम संख्या हो इकाई में, वो 2 से भाग जाती है। अब भाग दे के आप लोग देखना भैया, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे कोर्स आज क्या करना है, जल्दी इस चैप्टर को खत्म करना है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। मैं नियम को बता रहा हूँ, भाग आप लोग करके देखना, इसको मैं व्हाट्सअप करूंगा तो ठीक है। जैसे संख्या 998, वाह ये देखो उदाहरण भी दे दिया। 998 2 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। हल, संख्या 998 में इकाई का अंक क्या है, 8 है। मतलब हमको देखो भाग देने की जरूरत नहीं होता, हमको सिर्फ इकाई का अंक चेक की, इकाई का अंक कितना है, 8 है। तो 8 क्या है, सम संख्या है, तो यह 2 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। अगर वो सम संख्या है तो 2 से क्या है, पूरी तरह विभाज्य है। इसी बस को चेक कर लो, और पूरा चेक करने का आवश्यकता है क्या, नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्या दिया हुआ है, 3 से विभाज्यता। 3 से कोई संख्या भाग जाता है कैसे जानेंगे, बिना भाग दिए। तो 3 से कोई संख्या भाग जाता है बिना भाग दिए जानना है तो क्या करना पड़ता है, देखो, ठीक है। यहाँ पे देख क्या लिखा है, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तब होती है जब उन संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब कोई संख्या दी है, उसमें जितने अंक दिया हुआ है उनके अंकों का योग, है ना, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो, तब वो संख्या क्या जाएगा, 3 से भाग जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे कितना दिया उदाहरण, 954 दिया है। 954 3 से पूर्णतः विभक्त है अथवा नहीं। तो हमको क्या बोला है, अंकों का योग, ठीक है। तो 954 का देखते हैं हम, 954 अंकों के योग निकालते हैं, 9, 4, धन 9 धन 5, ठीक है, धन 4, सबको जोड़ देते हैं अंकों को। तो कितना आया, 9 5 हुआ 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18 हुआ। 9 5 14, 14 4 18। अब देखो 18 भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 3 से, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 18 आता है कि नहीं आता, 3 छक्का 18, 3 एकम 3, 3 छक्का 18 भाग चले गया। मतलब जब इन संख्या के जो ये अंक दिए हुए हैं, इन अंकों को जोड़ के हम जब भाग दिए तो भाग चले गए, मतलब ये भी भाग जाएगा 3 से। ये क्या जाएगा, 3 से भाग जाएगा। बहुत आसान तरीका है ना, इतना बड़ा संख्या भाग देना आसान था कि इनके जोड़ को भाग देना आसान था, जोड़ को भाग देना आसान था। हमने जोड़ को भाग दे के देखा, 3 से भाग चले गया, मतलब ये संख्या भी भाग जाएगा। इसको करके देख लो कि वाकई जाता है कि नहीं जाता करके, ठीक है। फिर अगली बार हम करके नहीं देखेंगे, हम मान लेंगे कि ऐसा होता है करके, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना दिया है, 3 से भाग देते हैं तो 3 एक, ठीक है, 3 तिया 9, कितने बार गया, 3 बार गया, ठीक है, कितना आया,
ठीक है यशवंत बेटा, गाना मत चला रहे, हम लोग गाना नहीं सुनने आए हैं। ठीक है, 5, 5 आया। अब देखो 3 को भाग दो कितने से, 3 को कितने बार पहाड़ा पढ़ना है कि 5 से कम आए लेकिन ज्यादा ना आए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार ज्यादा हो गया तो 3 एकम क्या पढ़ना पड़ेगा, 3। तो ये हो गया 3, घटाओ कितना आया, 2 आया। उसके बाद क्या उतरेगा, 4 उतरेगा, तो कितना हो गया 24। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 24 से ज्यादा मत हो, है ना। तो 3, 3 अट्ठे 24 कितने बार जाता है, 8 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 24 आता है। तो ये कितना हो गया, शून्य और शून्य घटा दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो संख्या था 954 पूरी तरह 3 से भाग जाता है। हम बिना भाग दिए बोल दिए थे कि 954 पूरी तरह भाग जाएगा। कैसे बोले थे कि 954 के 9, 5 और 4 को जोड़े और भाग देखे 3 से। अगर ये 3 से भाग जाता है तो ये संख्या भी 3 से भाग जाएगा। ठीक है, सिंपल सा गणित है। एक चीज देखो, एक संख्या मैं आपको बताता हूँ, 2 और 2। ठीक है, ये 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, 2 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आता है, 2 और 2 जोड़ने पर 4 आता है। 4 जाएगा क्या भाग 3 से, नहीं जाता है ना। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 4 तो आता ही नहीं पहाड़ा में। जब 4 भाग नहीं जाता तो 22 भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बिना उसको भाग दिए जान सकते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से एक संख्या और देखें, क्या, 80, 71। ठीक है, नहीं 81 करते हैं। ठीक है, 81। देखो 8 और 1 क्या है, 81। 81 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 8 धन 1 हो जाएगा तो कितना होता है, 9। 9 भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9। जब 8 और 1 का जोड़ जब 9 से भाग जा रहा है तो 81 भी 9 से भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं किसी भी संख्या को, है ना, इस प्रकार बोल सकते हैं किसी भी संख्या का 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है जानने के लिए हम क्या करेंगे, उन संख्या के अंकों को जोड़ देंगे और उसको भाग देखेंगे। अगर वो भाग गया तो संख्या भी 3 से भाग जाएगा। ये 3 का नियम हो गया। अब 4 का नियम देखते हैं। देखो 4 का नियम क्या कहता है कि 4 से विभाज्य जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। अरे वाह, मतलब पूरा अंक को हमको देखने की नहीं जरूरत है, केवल अंतिम के 2 अंकों को देखना है ना। अंतिम के 2 अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं, ठीक है, तो वो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया है यहाँ पे देखो, 4, 9, 3, 6, है ना। पूरा को भाग देने की जरूरत है क्या, नहीं है, केवल आखिरी के 2 अंक को भाग देखते हैं। तो आखिरी 2 अंक कितना है, 36। 4 का पहाड़ा पढ़ो 36 आता है कि नहीं आता। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 निया 36, है ना। गड़बड़ हो गया क्या पहाड़ा जी, बीच का भूल गया मैं भी, है ना। चलो कोई बात नहीं, भूला नहीं हूँ, मतलब हड़बड़ी में ऐसा होता है। 4 निया कितना आता है, 36 आता है। ठीक है, तो 4 निया 36 हुआ, मतलब ये भी पूरी तरह से भाग गया। जब 4936 में आखिरी के 2 अंक 4 से भाग जाता है, मतलब 4902, 4936 भी 4 से भाग जाएगा। ठीक है, आप लोग भाग करके देखना इसको कि भाग जाता है कि नहीं जाता करके। ठीक है, तो एक नियम हो गया। उसके बाद अगला नियम क्या दिया है, 5 से विभाजित कोई भी, है ना, कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होती है जब उस संख्या के अंत में 0 अथवा 5 हो। अरे वाह, मतलब पूरे संख्या को हमको देखने की जरूरत नहीं है ना, भाग देके केवल आखिरी को देखना है। 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए, तो क्या जाएगा, 5 से भाग जाएगा। यहाँ पे देखो आखिरी में क्या है, 5 दिया है, मतलब ये 5 से भाग जाएगा। और कोई संख्या, तो एक संख्या हम एक चीज एक भी देख लेते हैं कि इसी को एक संख्या और देख लेते हैं, 1, 5, 0। ये भी 5 से भाग जाएगा क्योंकि आखिरी में क्या है, 0 है। ठीक है, मतलब 5 से भाग देने के लिए हमको आखिरी का संख्या बस देखना है कि आखिरी में 0 और 5 होना चाहिए। अगर आखिरी में 0 और 5 दिया है तो 5 से पूरी तरह भाग जाएगा। ठीक है, हल करके देखने का आवश्यकता नहीं, इतना ध्यान रहेगा तो हो जाएगा। 6 से विभाज्यता नियम क्या बोलता है, देखो 6 से विभाज्य कोई भी संख्या 6 से पूर्ण विभक्त तब होगी जब वह संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब हमको 6 से भाग देने की जरूरत नहीं है, हम चेक करेंगे कि 2 और 3 से पूर्णतः भाग जाता है कि नहीं जाता है। अगर 2 से पूर्णतः भाग जाएगा तो 6 से भाग चले जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कितना दिया उदाहरण में, 744 दिया है। 744 को देखते हैं कि 3 और 2 से भाग जाता है कि नहीं जाता। ठीक है, 744। ठीक है, 744, हमको सबसे पहले 744 को 2 से भाग जाता है कि नहीं, तो 2 से भागने का नियम क्या होता है। ठीक है, 744
भागित दो। तो अब दो का भाग का नियम क्या कहता है, अगर इकाई में सम संख्या हो तो भाग जाता है। तो यहाँ तो 44 दिया है, 44 मतलब इकाई में क्या है 4, तो ये भाग जाएगा 2 से। पहला नियम हमारा पालन हो गया, 2 से भाग जाता है। दूसरा क्या बोलता है, 3 से भाग की बात कर रहा है, 744 भाग जाना चाहिए 3 से। तो 3 का नियम क्या बोलता है, इन अंकों को जोड़ दो और 3 से अगर भाग गया तो वो ठीक है, अंकों को जोड़ने के बाद अगर संख्या 3 से भाग जाएगा तो ये संख्या भी 3 से भाग जाएगा, ये बोलता है। चलो देखते हैं कितना है, 7, 4 और 4 जोड़ो तो 7 4 11, 11 4 15, 7 4 11 होता है ना, 11 4 15 होता है, तो कितना आ गया, 15 आ गया। 15 तो 3 से भाग जाता है, ठीक जाता है कि नहीं जाता। तो 15 जब 3 से भाग जाता है तो इस बड़े संख्या को हमको भाग देने की जरूरत है क्या, नहीं है। हम ऐसे ही बता दिए कि ये 3 से भाग जाता है करके, ठीक है। ठीक है, और ये संख्या किससे भाग गया, 2 से भी गया 3 से भी गया, मतलब ये संख्या 6 से भी भाग जाएगा। ठीक है, हमको ऐसे ही निकालना है, हमको गुणा भाग नहीं करके देखना है। ये शॉर्टकट तरीका है, जब हम लोग हाँ बेटा, वो नेटवर्क करे, जब हम किसी संख्या को गुणा या भाग की बात आती है तो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये ऐसे हम चेक कर लेंगे। बेटा वो नेटवर्क के कारण है रे, तुम लोगों का नेटवर्क नेटवर्क समस्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, जब किसी संख्या को भाग या गुणा देना रहता है तो हम इस प्रकार से उसको आसानी से जांच कर सकते हैं कि कैसे उसको भाग दिया जा सकता है करके, ठीक है। ये हम अभी तक कहाँ पर पहुंचे, हम पहुंचे अभी तक के, हम कहाँ पहुंचे, हम अभी तक के 6 के भाग पर पहुंचे है ना। अब 7 का भाग को देखते हैं, 7 के भाग के लिए क्या नियम है। 7 के भाग के लिए देखो नियम क्या दिया हुआ है यहाँ पर। 7 जब किसी संख्या का 6 बार है ना, 12 बार और है ना 6 के गुणज में पुनरावृत्ति हुई हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होती है, ठीक है। क्या बोला है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है ना, चलो देखते हैं समझते हैं क्या बोला है करके। जब किसी संख्या का 6 बार, 12 बार, 18 बार मतलब 6 के गुणा के हिसाब से है ना, ठीक है, पुनरावृत्ति होती है तो वो संख्या क्या कहलाती है, 7 से विभाजित हो जाती है। जैसे संख्या यहाँ पे देखो कितने बार दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, कितने बार है, 6 बार। 7 से पूर्णतः विभक्त है अथवा नहीं, ठीक है। ये 7 से पूर्णतः विभक्त है अथवा नहीं पूछ रहा है, तो क्या बोलता है, संख्या 6,66,600 में 6 की 6 बार पुनरावृत्ति हुई है, कितने बार पुनरावृत्ति हुई है, 6 बार। अतः यह संख्या 7 से अवश्य विभक्त होगी। मतलब किसी भी संख्या का जब पुनरावृत्ति 6 बार हो, 12 बार हो, 18 बार हो तो वह 7 से भाग जाती है। मतलब हम एक संख्या देखते हैं, जैसे कि ये देखो, 4,000 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है। कितने बार, 6 बार, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, कितने बार आया, एक 6 बार आया ना। तो 6 बार आने से 6 से पूर्णतः भाग जाता है क्या, है ना, 7 से। तो चेक कर लेते हैं, मैं आपको देखो कैलकुलेटर स्टार्ट करता हूँ है ना, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि पूरा तरह भाग जाता है कि नहीं जाता करके। यहाँ पे देखो स्क्रीन, रुको मैं आपको भाग दे के दिखाता हूँ, इतने बड़े बड़े संख्या भाग देने से बेहतर है उसको हम करके देख लें, ठीक है। अरे खुल्ला सिम सिम, अरे रुकना बाबू, दिखी ना पहले मोला चालू तो करन दे बेटा। यहाँ पे हॉस्ट हॉस्ट तो मैं हूँ रे, तो शेयर क्यों नहीं हो रहा है। इसको तुम लोग, हाँ ये आया 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 प्रभु आया। अब दिखा, दिखा रे मेरा मोबाइल की स्क्रीन रे। हम्म, देखो ना रे, दिखा। हाँ मेरा मोबाइल की स्क्रीन ही दिखा रहा था रे।